थाने से अंबा के गुंडे बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ा कर ले जाते हैं अंबा के इशारे पे। बीजेपी क्या सीओ है, थाना प्रभारी है, ईडी है, सीबीआई है, सब के तरफ से वो प्रवक्ता है। आज के डेट में मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं है। बड़कागांव विधानसभा की पुलिस अंबा के सामने नतमस्तक है, तो केस कैसे दर्ज करेगी? इस सरकार में मेरे ऊपर 3 केस हुआ, एक्विटल कोर्ट ने किया, कोई थाना प्रभारी एक्विटल नहीं किया, वो कोर्ट ने किया। तो वो भी तो थाना प्रभारी थे ना, वो भी तो इसी सरकार में है ना। एनटीपीसी में कोयला और बालू का गोरख धंधा अंबा प्रसाद के द्वारा चलाया जा रहा है। एनटीपीसी पहले किसके कंट्रोल में है? वो कांग्रेस के कंट्रोल में है या बीजेपी के कंट्रोल में है? 10 ऐसी कंपनियों की लिस्ट पूरे सोशल मीडिया से पूरे अखबार में छाए हुए हैं कि ये 10 कंपनियाँ अंबा प्रसाद के द्वारा संचालित है। अंबा प्रसाद के द्वारा? मैं आप बताती हूँ कि मेरा एक गाड़ी है जो मेरे को विधानसभा से फिनेंस किया हुआ है और जिसका इंस्टॉलमेंट मेरे सैलरी से कटता है, उसके सिवा मेरा 1 इंच पूरे पृथ्वी में नहीं है। ईडी का जो ट्वीट आया है उसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे, जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया? मुझे तो नहीं पता 20 लोग कौन हैं जिनके घर में छापा पड़ा है, अभी भी मेरे को क्लियर नहीं है। मुझे किस तरह से वो एसोसिएट कर रहे हैं उनसे, वो भी तो बताना पड़ेगा। मेरे घर से जो बरामद हुआ है, मैं आपको वो तो सीजर लिस्ट दिखा दूंगी, तो उसमें आप देख लीजिए मैच करके कि क्या ये सारी चीज़ें इस हमारे घर की है। को लगता है कि जिस बीजेपी नेता के घर पर केरलाडी में छापा पड़ा, राजू साव, ज़बरदस्ती का मतलब हमको दूसरे लोगों से जोड़ने का कोशिश ऐसे यूं ही तो नहीं कर सकते। वही नक्सली बन गए हैं बीजेपी के फलाना कोई प्रतिनिधि, किसान मोर्चा के अध्यक्ष बन गए हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब लाठी आपके पास है तो सब भैंस आपकी है, आप उसको जहां मार मार के। ये बोलना, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे एक्टिविटीज़ को भी तो आप देखेंगे ना। लेकिन एक तरफ आप कह रही हैं कि हम अडानी को लेकर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके घर पे रेड होती है और उसी दिन ग्राम सभा रखा जाता है गोंदलपुरा में, और झारखंड पुलिस जो कि आपकी सरकार के अंतर्गत आता है, 700 पुलिस हजारीबाग डीसी कार्यालय से निकलती है ग्राम सभा कराने के लिए। ये पुलिस और प्रशासन ये केंद्र सरकार के जितने हैं, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ नहीं थी। झारखंड पुलिस ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ये बड़कागांव में कई सालों से बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है। आपने इसको लेकर अब तक कभी भी विधानसभा में ये आवाज़ नहीं उठाया? नहीं, हमने ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं छोड़ा है जो विधानसभा तक नहीं पहुंचाया। मुझे लगता है कि कोई इश्यूज़ अछूता नहीं रहा है मेरे तरफ से। जयंत सिन्हा का राजनीतिक से संन्यास लेना और आपका उनके पिताजी से जाकर मिलना कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। वो कौन है वो लोग जो 100 से ज़्यादा कांग्रेस लीडर्स को उस तरफ ले गए? तो ये ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं, टिकट भी ले लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं, सीएम भी बन जाते हैं। इनको कौन नेगोशिएट करता है? आपको तो कांग्रेस 1 सीट देगी अगर आप लोकसभा लड़ना चाहेंगे तो, और बीजेपी आपको 2 सीट दे रही है। 2 मेरे को बोला गया कि आप हजारीबाग लोकसभा सीट से आप लड़ लो। बीजेपी? हाँ, बीजेपी से। आपकी माता जी आती हैं, मीडिया के सामने कहती हैं कि हमने बेटी को कहा था कि राजनीति छोड़ दो, बहुत गंदी है राजनीति। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली राजनीति करती है, और एक तरफ आपकी मां का बयान आता है कि बेटा राजनीति छोड़ दो। कुछ मीडिया घरानों ने ये भी चलाया कि योगेंद्र साहब का घर बांद्रा जैसे पॉश इलाके में फ्लैट्स हैं। हम लोगों को सर्विस देने के लिए वहाँ घर बना रहे हैं, तो लोगों को दिक्कत हो रहा है। 15 सालों से कांग्रेस, आपकी पूरी फैमिली, आपके पिताजी, आपके माताजी और आप 15 सालों से वहाँ पे अभी विधायक रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 15 सालों में बड़कागांव का विकास होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ है। तो हम कब तक आशा करें कि बड़कागांव का विकास उस तरह से हो पाएगा जिस तरह से 15 साल? भगवान भी बन जाए तो सबकी समस्या एक दिन में हल नहीं हो पाएगा। वकालत और आईएएस की पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आने वाली अंबा प्रसाद हमेशा सुर्खियों में रही है, कभी विवादों को लेकर, तो कभी बच्चों के साथ खेलकर, तो कभी महिलाओं के साथ झूमर खेलकर। फिलहाल अभी जिस मसले को लेकर सुर्खियों में है, ईडी की कार्रवाई 50 घंटे से उनके घर पे चलती है, रांची स्थित हो या फिर हजारीबाग हो या बड़कागांव हो, 50 घंटे तक पूछताछ चलती है। और अभी हम बैठे हैं
ये हजारीबाग स्थित आवास है और जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, आज 14 तारीख है, इससे 2 घंटा पहले ईडी का बयान आता है। जो पहले खबरों में चली थी कि 17 जगहों पर छापेमारी चल रही थी, लेकिन ईडी ने कंफर्म किया है कि हमने 20 स्थानों पर छापेमारी की थी। और उनका कहना ये भी था कि उन्होंने आपराधिक गतिविधियों जैसे जबरन वसूली, लेबी और अवैध रेत खनन, ज़मीन पर कब्जा करना, तलाशी अभियान के दौरान उनके यहाँ से करीबन 35 लाख रुपए और डिजिटल उपकरण, सर्कल कार्यालयों के और बैंकों के नकली टिकट, हाथों से लिखी हुई रसीदें, डायरियाँ आदि के रूप में आपत्तिजनक दस्तावेज और झारखंड राज्य में अवैध रेत खनन से संबंधित साक्ष्य बरामद किए गए हैं और बरामद कर जब्त कर लिया गया है। बड़कागांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद हमारे साथ हैं। अभी जो ईडी का जो ट्वीट आया है उसके बारे में पहले आप क्या कहेंगे, जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि जिस तरह से ईडी का आधिकारिक ट्वीट आया? देखिए, मुझे तो नहीं पता 20 लोग कौन हैं जिनके घर में छापा पड़ा है, अभी भी मेरे को क्लियर नहीं है। और किसके घर से क्या बरामद हुआ वो भी स्पष्ट इसमें बताया नहीं गया है, क्योंकि 20 लोगों में कई लोग हैं और उन जो जैसे सीईओ का नाम आ रहा है कि 20 लाख रुपया उसके घर से मिला, फिर किसके किसके घर से कितना पैसा मिला, तो ये सब चीज़ें तो स्पष्ट नहीं है। और जिस तरह से इसमें मेरे एसोसिएट कह के दिखाया जा रहा है, तो मुझे किस तरह से वो एसोसिएट कर रहे हैं उनसे वो भी तो बताना पड़ेगा। मुझे किस तरह से जोड़ रहे हैं ये 20 लोगों से, ये भी तो क्लियर नहीं है। तो वहाँ पे ये लोग क्लियर करें कि कैसे मुझे जोड़ रहे हैं उनसे, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों का जो पैरवी आता है तो हम तो सीईओ वीडियो सबसे बातचीत करते हैं। और जो सीईओ का बात आ रहा है वो सीईओ के खिलाफ हमेशा रहे हैं। वो सीईओ तो खुद हमको भी फंसाने का कोशिश किए थे ज़मीन वाले जो इश्यूज़ पे। और यही एक पहला विवाद है और एक दो मतलब जिस पे एसडीओ भी इन्वॉल्व थे, जिनका बहुत ज़्यादा इस पे इन्वॉल्वमेंट था कि किसी तरह से हमको फंसाया जाए, क्योंकि वो आजसू से उनका नाता था। वो अपने घर पे कंपनीज़ के साथ बैठक भी करते थे और कैसे आजसू को फेवर हो, कैसे कंपनी उस पे फेवर करे, उन सब चीज़ों पे हमेशा हमें यही जो इन्फॉर्मेशन मिलते रहा है। तो ये चीज़ तो स्पष्ट है ही नहीं। और किसके घर से क्या बरामद हुआ है, क्योंकि मेरे घर से जो बरामद हुआ है मैं आपको वो तो सीज़र लिस्ट दिखा दूँगी, तो उसमें आप देख लीजिए मैच करके कि क्या ये सारी चीज़ें इस हमारे घर की है। तो जो जिसके घर से जो निकला है वो अपना सफाई देगा, वो अपना बात रखेगा, वो अपना ये करेगा, क्योंकि ज़बरदस्ती का मतलब हमको दूसरे लोगों से जोड़ने का कोशिश ऐसे यूं ही तो नहीं कर सकते। उसके लिए तो किस तरह से वो हमें जोड़ रहे हैं उससे वो भी तो बताना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि जिस बीजेपी नेता के घर पर केरलाडी में छापा पड़ा, राजू साव, वो तो हमारे खिलाफ भाषण साथ देते मंच में, तो वो तो खुद बीजेपी से कोई पद में है। जब मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साव को फंसाने का टाइम था तो उस समय राजू साव को यूज़ किया गया। हमारे पिताजी के साथ उनका फ़ोटो वायरल किया गया कि एक नक्सली के साथ योगेंद्र साव। अभी वही नक्सली बन गए हैं बीजेपी के फलाना कोई प्रतिनिधि, किसान मोर्चा के अध्यक्ष बन गए हैं। जयंत सिन्हा के साथ घूमे, कितने लोग के साथ घूमे, लेकिन उस तरह से लाल घेरा बना के फ़ोटो नहीं ये न्यूज़ में आया और ना ही आएगा। क्योंकि देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब लाठी आपके पास है तो सब भैंस आपकी है, आप उसको जहाँ मार मार के चलाएं। तो ये हर किसी से, अब राजू साव से तो हमारा कोई पूरा क्षेत्र जानता है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुकात नहीं है। ज़बरदस्ती का बहुत सारे लोगों के घर पे, कार्यकर्ताओं के घर पे भी छापा पड़ा है, जो काफ़ी परेशान है कि मेरे घर क्यों छापा पड़ा। बहुत सारे अजनबी के घर छापा पड़ा है जो जिनको हम जानते भी नहीं हैं।
और मुझे लगता है कि जहाँ पे, देखिए हम तो अपने तरफ से पूरा सहयोग करेंगे इस जांच में, केंद्र एजेंसी की जांच टीम आई और फिर बीजेपी ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि एक दो सवाल अगर हम कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें से बीजेपी ने पहला जो आरोप लगाया है आपके ऊपर, उनका कहना है कि थाने से अंबा के गुंडे बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़ा कर ले जाते हैं अंबा के इशारे पे। हम तो यही कह रहे हैं ना कि वो सीओ है, वो डीसी है, वो एडी बड़का है। थाने की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि बीजेपी क्या सीओ है, थाना प्रभारी है, ईडी है, सीबीआई है, सब की तरफ से वो प्रवक्ता है। अगर कुछ थाना में अगर कुछ हम ये कर रहे हैं तो एफआईआर करवाइए, आप एफआईआर करवाइए। आज के डेट में मेरे ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं है। तो आप जहाँ पे लगता है कि अंबा प्रसाद गलत है, क्योंकि सरकार में रहते हुए मेरे ऊपर केस हुआ है, भले वो कोर्ट में एक्विटल हो गया है क्योंकि कोर्ट को कोई साक्ष्य नहीं मिला, और एमपी एमएलए कोर्ट तो जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी डेट मिलता है, तुरंत या तो सज़ा होता है तुरंत या तो बरी होते हैं। साक्ष्य नहीं मिला, कोई सब साबित नहीं कर पाया तो एक्विटल हुआ। तो उनको अगर कहीं लगता है, जब हम मेरे सरकार में जब मेरे ऊपर केस हो सकता है, तो निश्चित रूप से अगर कुछ गलत है तो इतना तो होता है कि वो। लेकिन आप एक और बात कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप केस रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन उसी में उसने एक और एक आवेदन भी ऐसा नहीं होगा जो थाना में पेंडिंग होगा जिस पे अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। तो उसी में उन्होंने एक और सवाल जोड़ दिया कि बड़कागांव विधानसभा की पुलिस अंबा के सामने नतमस्तक है, तो केस कैसे दर्ज करेगी? तो अगर नतमस्तक है तो मेरे ऊपर केस कैसे दर्ज की, वो भी 2-2 बार 3-3 बार। इस सरकार में मेरे ऊपर 3 केस हुआ, एक्विटल कोर्ट ने किया, कोई थाना प्रभारी एक्विटल नहीं किया, वो कोर्ट ने किया। तो वो भी तो थाना प्रभारी थे ना, वो भी तो इसी सरकार में है ना। तो 3 लोग जो केस हम पे केस करने वाले लोग हैं, जो आपको याद होगा कि कर्णपुरा वाला भी केस मेरे ऊपर हुआ, कर्णपुरा कृषि महाविद्यालय, हाँ कर्णपुरा कॉलेज, जो पूर्व के प्रिंसिपल ने केस किया था, वीसी के ऊपर भी केस किया, तो डीएमओ के ऊपर भी केस हुआ, तो सॉरी डीएसओ के ऊपर भी केस हुआ, और सभी प्रिंसिपल के ऊपर केस हुआ। जो 48 लाख गबन का मामला था, अच्छा। आपको तो याद होगा, वो भी मेरे सरकार में हुआ मेरे ऊपर केस। एक साधारण गार्जियन स्वरूप जो पूर्व प्रिंसिपल थे, उन्होंने केस दर्ज करवाया है। तो जब वो केस दर्ज हो सकता है जिस पे हम शामिल भी नहीं है, जिस पे मेरा सिग्नेचर भी नहीं है, और मेरा पावर भी वित्तीय संबंधित मेरा पावर भी नहीं है कि हम कोई कॉलेज से पैसा निकासी कर सकें, जहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं है, उस पर मुझ पे केस हो सकता है। तो फिर आप सही अगर कुछ पाएँ, आपके पास एविडेंस है, तो निश्चित रूप से आप आए, आपका स्वागत है, आप कंप्लेन कीजिए, अधिकारी अपना काम करेंगे। आप एनटीपीसी के विस्थापितों को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, विधानसभा में भी आपने आवाज़ उठाया, लेकिन उसी को तर्क देकर बीजेपी ने फिर से एनटीपीसी को लेकर सवाल किया है कि एनटीपीसी में कोयला और बालू का गोरख धंधा अंबा प्रसाद के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए, बोलने का तो कुछ भी बोल देते हैं। गोरख धंधा कौन एनटीपीसी में पार्टनर है, कौन चला रहा है, कौन ये कर रहा है? हम लोग एनटीपीसी पहले किसके कंट्रोल में है? वो कांग्रेस के कंट्रोल में है या बीजेपी के कंट्रोल में है? पहले ये सबको स्पष्ट है। और एनटीपीसी आज जो पूरे अगर हम एनटीपीसी के साथ मिले हुए, तो हम तो अपने पॉलिटिकल एजेंडे जो हैं मेरे क्षेत्र से रिलेटेड, चाहे वो मुआवजा देना या फिर एन्यूटी या फिर जो जीएम लैंड है, इसको तो मेरे कहने पे रिजॉल्व करता, पैसा तो दे देता लोगों को। हम इतने बार गए, इतने सारी चिट्ठियाँ जो लिखते हैं, एक आदमी को तो रोज़गार दे देता। हमें धरना करने की क्या ज़रूरत थी? जो 300 बाहरी लोगों को हम निकलवाएं धरना करके। ऐसा नहीं होता कि हम विधानसभा में भी एनटीपीसी से लड़ रहे हैं खुले तौर पे। विधानसभा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप आवाज़ किसी के ख़िलाफ़ रेज़ करते हो, तो वो निश्चित रूप से वो जिसके ख़िलाफ़ आप रेज़ कर रहे हो उसको इफ़ेक्ट करता है, उसको उसके माइंड पे ये चीज़ आता है, और वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हम इसको शांत कैसे करें। नहीं तो फिर आपको लोकसभा में भी ये सारा सवाल उठाते हुए बेबाकी से लोग दिखते, क्यों नहीं दिखते हैं?
हम क्यों दिखते हैं? गोंदलपुरा वाले मामले में आज अडानी के खिलाफ हम जो बोल रहे हैं, क्या उसका असर नहीं है? क्या जिस अडानी के जो मालिक हैं उनको जो दिक्कत हो रहा है गोंदलपुरा में आने में, उस पे जो हम पूरी तरह से संरक्षण दिए हुए क्षेत्र में जो इश्यूज़ उठा रहे हैं विधानसभा में, जिसका जवाब आ रहा है, जिसके तर्ज पे लोगों को हिम्मत मिल रहा है लड़ने के लिए, क्या उसका असर ये नहीं है? तो आप एक तरफ कहते हैं कि अगर हम ये बोलना, आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन मेरे एक्टिविटीज़ को भी तो आप देखेंगे ना। हम कहाँ पे अवेलेबल नहीं है लोगों के साथ। सिर्फ बोल देने से तो नहीं होता। हम विधानसभा में अवेलेबल नहीं है, या विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, या लोगों के बीच नहीं जा रहे, या कंपनी के विरोध में हम धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, या फिर लोगों के लिए जब भी ऐसा मौका मिलता है तो मुआवजा के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अभी तो चट्टी बरियातू में भी जाके मतलब कंपनी के विरोध में हम लोग वहाँ पे काफ़ी वहाँ पे मतलब उसको जिस तरह से लोग बोल रहे थे उसी तरह से उसको अपने घुटने पे लाने का काम किए। लेकिन एक तरफ आप कह रही हैं कि हम अडानी को लेकर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके घर पे रेड होती है और उसी दिन ग्राम सभा रखा जाता है गोंदलपुरा में, और झारखंड पुलिस जो कि आपकी सरकार के अंतर्गत आता है, 700 पुलिस हजारीबाग डीसी कार्यालय से निकलती है ग्राम सभा कराने के लिए। अभी आप सरकार में हैं, इसके चलते हम ऐसा कह रहे हैं, आपकी थाना की पूरी पुलिस, सीओ, बीडीओ सब पहुंचते हैं ग्राम सभा कराने के लिए। देखिए, ये पुलिस और प्रशासन ये केंद्र सरकार के जितने हैं, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ नहीं थी। झारखंड पुलिस ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के अधीन नहीं है ये। अगर अडानी ने वहाँ पे सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी मांगा होगा, क्योंकि हम इस पे स्पष्ट कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्राम सभा ग्रामीणों का होता है और उसको प्रभावित कोई भी नहीं कर सकता है। हम अपने रोल पे बात कर सकते हैं, कहाँ से क्या चीज़ें हो रही है वो मुझे भी नहीं पता है, पर जहाँ तक कि मुझे पता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की पुलिस को भी यूज़ कर सकती है और पुलिस के लिए वो चिट्ठियाँ लिख सकती है और पुलिस उतना देना एसपी का बाध्य होता है। बड़कागांव में कई सालों से बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है। आपने इसको लेकर अब तक कभी भी विधानसभा में ये आवाज़ नहीं उठाया कि बालू घाटों की नीलामी नहीं होने की वजह से झारखंड सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है, और अवैध तरीके से जो अभी कैसे बोल सकते हैं कि हमने आवाज़ नहीं उठाई? अगर हम विधानसभा का हम आपको चिट्ठी दे दें और जवाब के साथ दे दें, ऐसा अभी आरोप तुरंत है आपके ऊपर? नहीं, तो हम आरोप को अभी खारिज करते हैं, आपको वो चिट्ठी अभी निकाल के देते हैं हम। तो मेरे पास सारा वो मतलब वो तो विधानसभा का कागज़ है, उस पर जवाब भी है विधानसभा से। हमने ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं छोड़ा है जो विधानसभा तक नहीं पहुँचा है। मुझे लगता है कि कोई इश्यूज़ अछूता नहीं रहा है मेरे तरफ से। और बालू का समस्या हमने मंच में भी रखा है। जब हज़ारीबाग में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो मतलब हज़ार लोग थे, उनके सामने हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया बालू का समस्या। रामगढ़ में हमने ये बालू का समस्या का आग्रह किया है जो काफ़ी वायरल भी हुआ था। चतरा में भी मुझे मौका मिला बोलने का, वहाँ पे भी हमने रखा। हम जब कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं तो हम वो विधानसभा तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे तो हर हाल में मेरा ये क्वेश्चन का जवाब भी है, और हर हाल में ये बालू का समस्या हल करने के लिए चंपई सोरेन जी प्रयासरत हैं। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि मुझे ऐसा अंदेशा है कि कोड ऑफ कंडक्ट के पहले सारे बालू के इश्यूज़ को बहुत स्पीडली वो देख रहे हैं और उसको भी रिजॉल्व करेंगे। और मैंने बार उनको जाके, अभी वो नए हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हम अभी तक उनसे 10 बार मिल चुके हैं, इतने कम दिन में भी बहुत सारे इश्यूज़ को लेके गए, और मुझे पूरा विश्वास है उन पे कि वो इस समस्या का जल्दी रास्ता निकालेंगे। लेकिन फिर सवाल वही है कि आपको लगता है कि बालू घाटों की नीलामी नहीं करना झारखंड सरकार को करोड़ों का राजस्व का नुकसान है? बिल्कुल, इस मामले पे तो हम आपसे सहमत हैं, इस पे आपकी बातों से सहमत हैं। और अचानक से यशवंत सिन्हा से जाकर मिलना, कुछ फ़ोटो कुछ वायरल होना, और जयंत सिन्हा का राजनीतिक से संन्यास लेना और आपका उनके पिताजी से जाकर मिलना, कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, हम कुछ भी करते हैं तो हर चीज़ पे सवाल, हर चीज़ पे जवाब होता है, लेकिन ये कोई सवाल जवाब की बात नहीं है। हम वो एक गार्जियन के तौर पे देखते हैं, बहुत तजुर्बेदार है, राजनीति में उनका लंबा समय रहा है, बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने देखा है।
बीजेपी में भी रह के वो बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। उनका आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी के विचारधारा से नहीं मिलता है। उन्होंने हमेशा अपने पुत्र के बीजेपी में रहने के बाद भी हमेशा उसका विरोध किया है, इशारों में भी और डायरेक्टली भी उन्होंने बोला है कि मेरा जो बेटा है वो गलत रास्ते पे है, गलत ट्रैक पे है। तो ये सब चीज़ मतलब उनकी जो कई चीज़ें हैं जिसे मैं भी फॉलो की हूँ, और एक अभिभावक के रूप में उनसे मिलना कोई गलत नहीं है। महागठबंधन के भी वो फेस है और ऐसे अनुभवी और ऐसे अभिभावक से मिलना मुझे लगता है सौभाग्य है। मैं जाके उनसे औपचारिक मुलाकात की, उनसे उनका जो सूझबूझ लिया। 10 कंपनियों के ऐसे लिस्ट आए हैं जिसमें क्या आपकी सहभागिता है? जैसे कि अगर हम 1-2 कंपनियों के नाम ले लें, जैसे कि मिलियन ड्रीम फाउंडेशन कहा गया कि एनजीओ आपकी है, उसके मेसर्स एसके इंटरप्राइजेस, मेसर्स योगेंद्र साव, मेसर्स अंकित राज, लक्ष्मण सिरामिक एंड मिनरल्स, माँ कामाख्या कंक्रीट, वी कनेक्ट इंडिया, मेसर्स अष्टभुजी सिरामिक, माँ अष्टभुजी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, हैवीकॉन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। 10 ऐसी कंपनियों की लिस्ट पूरे सोशल मीडिया से, पूरे अखबार में छाए हुए हैं कि ये 10 कंपनियाँ अंबा प्रसाद के द्वारा संचालित है। अंबा प्रसाद के द्वारा मैं अब बताती हूँ कि मेरा एक गाड़ी है जो मेरे को विधानसभा से फिनेंस किया हुआ है और जिसका इंस्टॉलमेंट मेरे सैलरी से कटता है। उसके सिवा मेरा 1 इंच पूरे पृथ्वी में नहीं है। और ऑब्वियसली मेरे घर पे बिज़नेस मेरा भाई करता है, मेरी बहन का एनजीओ है मिलियन ड्रीम फाउंडेशन, उसके हेल्प से, और वी कनेक्ट इंडिया जिसमें वो मतलब लेबर्स को मतलब स्टार्ट करी थी, लेकिन वो थोड़ा मतलब उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। उस पर वो स्ट्रगल कर रही है, उसको वर्कआउट कर रही है। तो कोई भी अपना एक कंपनी बनाता है, चाहे वो एनजीओ कोई भी, मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ता है। और बिज़नेस करना कोई गलत काम नहीं है। आप जॉब करते हैं, आप भी कुछ प्रोफेशन में हैं, हम भी, मेरा पॉलिटिकल प्रोफेशन है। मेरे घर हम ये नहीं बोलते हम बिज़नेस फैमिली से, हम बोलते हैं हम पॉलिटिकल फैमिली से, क्योंकि मेरे घर में हर एक व्यक्ति पॉलिटिकल है और पॉलिटिकली अवेलेबल भी रहता है। जैसे दूसरे जगह पे आप जाओगे तो देखोगे कुछ माननीय हैं, बस वो पॉलिटिकल हैं, उनके फैमिली में सब बिजनेसमैन हैं। लेकिन हमारे घर पे सब पॉलिटिकल हैं, उसके साथ बिजनेसमैन भी है जो बिज़नेस करते हैं। और नौकरी करना, बिज़नेस करना गलत नहीं है। मुझे लगता है कि धरती में कोई ऐसा फैमिली नहीं है जिस घर पे बिज़नेसमैन नहीं मिलेंगे। बिज़नेस करना एक चीज़ है, और उससे आप उसको अगर कोई कंपनी दिखा के अगर उसको गलत बोलोगे तो ये कहाँ से सही है। अगर कोई कंपनी बना के वो एनजीओ काम कर रही है, अगर गरीबों के बीच जा रही है, वो एनजीओ के माध्यम से कोई एक मिशन लेकर निकली है, मिलियन ड्रीम, छोटे छोटे जो उसका, मेरी बहन का ये सोच था कि जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं उनके पास जाके उनको एजुकेट करना है। तो वो सोच के साथ उन्होंने मिलियन ड्रीम फाउंडेशन बनाया। लेकिन इट इज़ नॉट अ बिजनेस प्लेटफॉर्म, इट इज़ फॉर द सोशल पर्पस। शी विल आंसर इफ़ शी इज़, अगर उसको बुलाया जाता है इस बात को कहीं पे रखने के लिए, तो हम लोग जांच एजेंसी को पूरा सपोर्ट करेंगे, जिसको जो जवाब मांगा जाएगा वो देंगे। और बिज़नेस करना मुझे नहीं लगता कि कोई गलत काम है। ये हम लोग किसी का हक नहीं मार रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकता है, आप भी बिज़नेस कर सकते हैं, सब अपने स्ट्रगल से आगे बढ़ते हैं। तो पर क्या लगता है आपको कि क्यों ईडी का रेड, जिस तरह से आपने अभी पूरी सब बातों को खंडन किया, क्यों आपके ऊपर फिर ईडी की कार्रवाई हुई? देखिए, क्यों आप ही बताइए। ये आप 10 लोगों से पूछ लीजिए कहीं पे भी जाके। अब तो सिर्फ ये चीज़ अब सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है। अब झारखंड में एक भी बीजेपी के घर पे अगर ईडी का रेड हुआ है, आप बताइए, एक नाम बताइए। तो राजनीति के तहत किया गया? मैं वही कह रही हूँ आपको, आप एक नाम बताइए ना। क्या इतने मतलब सब साधु संत है? तो देश भर में जिस तरह की हालात है और जहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें हो रही है, कहीं कहीं तो ये लोग
एक दो ऐसा एग्जाम्पल ज़रूर देते हैं जहाँ पे सच में मतलब ये लोग एक एक बड़ी मछली पकड़ते हैं जो उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है, लेकिन साथ में इनका जो टारगेट है वो काफ़ी मतलब स्पष्ट दिखता है कि पूरे देश भर में ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। और मुझे बताने की बात ज़रूरत ही नहीं है, आप देखिए चीज़ों को कैसे किया जा रहा है, सारी चीज़ें कैसे हो रही है। आपके रांची स्थित आवास से ईडी जब निकलती है उसके बाद आप 12 साढ़े 12 बजे मीडिया के सामने आते हैं, उस समय आप जो बयान देते हैं, कहते हैं कि बीजेपी ने हमको ऑफ़र दिया था, आरएसएस के लोगों ने हमको ऑफ़र दिया था। कौन है वो लोग? देखिए, सबसे ये चीज़ तो आप लोग ऐसे पूछ रहे हैं हमसे, हम तो ये पूछ रहे हैं सीधा कि एक तो नैतिकता होती है, अगर कोई आपसे बात करने आता है तो वो चीज़ अलग है, लेकिन आप ये बताइए। हम नहीं पूछ रहे हैं, ये बीजेपी पूछ रही है। मैं समझ रही हूँ, आप ही उनसे पूछिए कि वो कौन है वो लोग जो 100 से ज़्यादा कांग्रेस लीडर्स को उस तरफ ले गए। तो ये ऐसे ही मुँह उठा के चले जाते हैं, टिकट भी ले लेते हैं, लड़ भी लेते हैं, मिनिस्टर भी बन जाते हैं, सीएम भी बन जाते हैं। इनको कौन नेगोशिएट करता है इनके साथ? और सिर्फ लीडर्स को एक पार्टी से दूसरे पार्टी ले जाने का बात नहीं है, एक सरकार को गिरा के दूसरे सरकार भी बनते हैं। ये क्या ऐसे जादू से हो जाता है? ये क्या अपने आप हो जाता है? कोई तो होते हैं इन सब चीज़ों को करते हैं, खेलते हैं इस पे, या फिर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो मोटिवेट करते हैं, जो काउंसिल करते हैं, जो ट्रिक्स अपनाते हैं। तो ये वही लोग हैं, कोई उनसे बाहर नहीं है। तो कांग्रेस से तो आप, और जब से झारखंड में हमारी सरकार बनी है तब से ही तो आप देख रहे होंगे एक के बाद एक खेल जो हो रहा है, जो विधायकों को उधर ले गया, इधर ले गया। कौन थे जो वो लोग जिनसे बचाने का कोशिश किया जा रहा था? कौन थे? उनको बोलिए उजागर करने के लिए। ये तो ऐसे ही नहीं है ना। दूसरे स्टेट्स का भी कहानी तो आपके सामने आ रहा है, दूसरे स्टेट में भी तो चीज़ें हो रही है, पूरे देश में। अब तो उदाहरण का ज़रूरत ही नहीं है, आप उदाहरण ही उदाहरण है आपके पास। तो आपको तो कांग्रेस 1 सीट देगी अगर आप लोकसभा लड़ना चाहेंगे तो, और बीजेपी आपको 2 सीट दे रही थी। 2 सीट नहीं दे रही थी। चतरा और हजारीबाग आपने बोला। मैंने बोला कि मैंने प्रभारी जी को सूचित कर दिया था पहले। नहीं, हमारा सवाल ये था कि कांग्रेस आपको 1 सीट ऑफर कर रही है शायद अगर आप लड़ना चाहे तो, लेकिन बीजेपी पर आपने आरोप लगाया था कि बीजेपी हमें 2 सीट ऑफर कर रही थी, तो आपके लिए तो बेनिफिट हमने था। स्पष्ट कर दिया, मैं उसको फिर से स्पष्ट कर देती हूँ। मैंने बोला कि मैंने प्रभारी को भी इसकी सूचना दे दी है, और मेरे पास मेरा फ़ोन तो पहले से जब था, मैंने पहले ही सूचना दे दिया। बजट सेशन के बीच तक मतलब मेरे को बोला गया कि आप हज़ारीबाग लोकसभा सीट से आप लड़ लो, बीजेपी। हाँ, बीजेपी से। तो उसके लिए क्योंकि हमने टाइम नहीं दिया, हम इस कन्वर्सेशन में हिस्सा नहीं लिए, बैठे नहीं, समय नहीं दिए, इग्नोर किए। उसके बाद फिर जब कैंडिडेट का अनाउंस हो गया, उसके बाद फिर मतलब बहुत रिसेंटली, मतलब कल तक 10 दिन कल तक भी मुझे नॉक किया गया। तो सीट तो अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी, तो बीजेपी की सीट अनाउंस हो चुकी है लोकसभा की, तो कल तक मुझे नहीं पता। कल तक मतलब कल जो बीत गया कल। तो जब आपके यहाँ पे रेड पड़ी उससे पहले रेड पड़ी, उसके नेक्स्ट डे जो यहाँ पे चलती रही। खैर इन सब चीज़ों पे सब सर्वविदित है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मैंने अपनी बात को रख दिया है, मैं छोटी छोटी बात नहीं करना चाहती हूँ। जो भी चल रहा है मुझसे ज़्यादा अब जनता जानती है इन सब चीज़ों को, क्योंकि बहुत बारीकी से जनता हर चीज़ समझती है। और मैं 24 घंटा काम करने वाली एक विधायक हूँ, कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई व्यापारी नहीं हूँ। 24 घंटा मैं काम करने वाली विधायक हूँ, जो सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है। जितने बजे तक क्षेत्र में मुझे रहना पड़ता है हम रहते हैं। मैं कोई माफिया नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं झारखंड में जिनको इस लेवल पे अगर देखा जाए तो अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो बहुत सारा सिस्टम ठीक किया जा सकता है। जब यहाँ पे जब आप यहाँ पे रेड हो रही थी तभी आपकी माता जी आती हैं, मीडिया के सामने कहती हैं कि हमने बेटी को कहा था कि राजनीति छोड़ दो, बहुत गंदी है राजनीति। और एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली राजनीति करती है, और एक तरफ आपकी माँ का बयान आता है कि बेटा राजनीति छोड़ दो। देखिए, ये एक तरफ 2 तरफ का बात नहीं है। मेरी मम्मी पूर्व विधायक निर्मला देवी रही है,
भूतपूर्व विधायक रही है, तो उनको राजनीतिक ज्ञान है और वो विधायक भी रही हैं, संघर्ष भी की है, धरना भी दी है, लोगों के लिए आंदोलन भी की है, सब कुछ महसूस की है, देखी है। और जिस तरह से चीज़ें हो रही है सब चीज़ खुद देख रही है, अब उन पे भी बीत रहा है सब कुछ। बहुत लंबा उनका संघर्ष रहा है, राज्य बदल रही है, किस तरह से लोगों को अन्याय हुआ और किस तरह से उनको आउट कर दिया गया, भोपाल भेज दिया गया। दोनों पति पत्नी, मेरे माता पिता दोनों को भोपाल भेज दिया गया, लंबे समय तक जेल में रहे। अभी हाल फिलहाल तो दोनों निकले हैं। तो ये जो लंबा सफ़र है, हमेशा राजनीति में जो संघर्ष है, वो निश्चित रूप से जो एक अनुभव है राजनीति से मेरी माँ का, वो अच्छा अनुभव नहीं रहा है। और जब अपने बच्चों पे बीतता है तो कोई भी माँ, कोई भी पिता, मतलब कोई भी माता पिता के लिए उनके बच्चे क्या होते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे समय में तो मानसिक प्रताड़ना होता है। मेरा भाई का तबीयत 4 दिन से ख़राब था, उसके बाद भी उसको रात भर जगह 48 घंटा वो सोया नहीं और लगातार ये सब चीज़ें चलती रही। मेरी बहन मुंबई में है, मुझे संपर्क करने का कोशिश की, रो रही थी उसके घर पे, मतलब वहाँ पे माहौल बनाया गया और फिर उसे पीजी से वहाँ से हटने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ से तुम छोड़ दो, यहाँ से चली जाओ। तो ये मानसिक प्रताड़ना तो होता ही है। तो कुछ मीडिया घरानों ने ये भी चलाया कि योगेंद्र साहब का घर बांद्रा जैसे पॉश इलाके में फ्लैट्स हैं। देखिए, ये सब अफवाहें हैं। ये सब सूत्र के हवाले से जो खबर आती है, सूत्र कोई और नहीं बल्कि ये सूत्र हमारे विरोधी हैं जो एक अफवाह फैलाना चाहते हैं, गलत मैसेज देना चाहते हैं। हमारा जो भी है सब लोगों के बीच में हमने बनाया है। लोग बड़का गांव से हज़ारीबाग घर बनाते हैं, हम लोग हज़ारीबाग से बड़का गांव घर बना रहे हैं ताकि हमारा भाई का शादी हो तो उसकी पत्नी आए, वो रहे, हम लोग सब साथ रहने के लिए घर बना रहे हैं वहाँ पे, ताकि बड़का गांव के भी लोग अगर रहना चाहते हैं वहाँ पे तो रहें। हम लोग लोगों को सर्विस देने के लिए वहाँ घर बना रहे हैं, तो लोगों को दिक्कत हो रहा है। हमारा और कोई मतलब ऐसा कहीं हम लोग नहीं बना रहे हैं कुछ जो लोगों के नज़र से अलग है। जो भी है हमारा यहीं रहना, खाना, सोना, पीना है, यहीं के हम हैं, यहीं की बेटी हैं, तो हम कहीं और क्यों जाएंगे, कहीं और अपना आशियाना क्यों बनाएंगे। हमारा 24 घंटा यहाँ पे रहना है, वही हम चाहते हैं। यहाँ से बड़का गांव शिफ्ट करें, बहुत जल्दी हम लोग गरीब प्रवेश करके और फिर बड़का गांव शिफ्ट होने वाले हैं। आपको लास्ट सवाल रहेगा, आपको लगता है कि जिस तरह से योगेंद्र साहब का जो राजनीतिक कैरियर रहा है उसकी वजह से आपका राजनीतिक कैरियर खतरे में है? देखिए, ये सब चीज़ मेरे माता पिता से मुझे बहुत कुछ मिला है, उनका अनुभव, उनका संघर्ष, और संघर्ष के उपज हैं तो बहुत घिसे हैं, बहुत झेले हुए हैं। तो ये सब चीज़ मेरे जीवन पे कोई नेगेटिव मतलब ठीक है, तकलीफ़ हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे बहुत कम समय में जो मजबूती देने का काम की है, इससे मुझे आगे बहुत सारी चुनौतियों को फेस करने के लिए ताकत मिल रहा है। अभी ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है जो अभी आई है, और पता नहीं, अब राम भगवान ही जानते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन मेरा मन शांत है। विचलित तब होते हैं जब परिवार वालों को टॉर्चर किया जाता है। अब छोटी बहन है, माँ है, जो मतलब छोटे छोटे चीज़ों से परेशान होती हैं, तो उनको संभालना, उनको मतलब। हम आपसे जब अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, सुबह में हमने एक पोस्ट डाला था और एक वीडियो भी डाला था कि अगर जो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, अगर चाहें तो वो अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। उसमें से 2-3 सवाल आए हैं ग्रामीणों के। उसमें से एक का कहना था कि 15 सालों से कांग्रेस, आपकी पूरी फैमिली, आपके पिताजी, आपके माताजी और आप 15 सालों से वहाँ पे अभी विधायक रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 15 सालों में बड़कागांव का विकास होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ है। तो हम कब तक आशा करें कि बड़कागांव का विकास उस तरह से हो पाएगा जिस तरह से 15 साल जो 24 घंटा पूरा क्षेत्र को दे दिया है,
जो पूरी तरह से न्योछावर रहे हैं, चाहे पिताजी हो, चाहे हमने तो पिताजी को भी देखा काफ़ी रात को आते थे। अब उससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है। बहुत जगह आप देखोगे कि विधायक के साथ साथ कोई बिजनेसमैन भी होता है जो आपको सरेआम से ये भी बोलेंगे कि हम व्यापारी हैं। वो अपना बताते हैं कि हम व्यापारी भी हैं, पर हमारा फुल फ्लेजेड काम बस यही है, समाज सेवा। अब इसको लेके मुझे तो लगता है कि मेरे पिताजी ने अपने समय में हर जगह बिजली पहुंचाने का काम किया। उनको ट्रांसफार्मर बाबा बोला जाता था और बहुत उनको अवार्ड मिला था कृषि विभाग में। बहुत जुझारू थे। उनका जुझारूपन से 2014 में मेरी माँ चुनाव जीती है और मोदी लहर था 2014 में। वैसे समय में जब कांग्रेस की सीटें बहुत कम आई थी, वैसे समय में मेरी माँ को बड़कागांव विधानसभा के सभी लोग ने बहुत प्यार मोहब्बत दिया। वो मेरे पिताजी का देन था, उनका मेहनत था, उनका जो प्यार और व्यवहार था वो था। हमेशा लोगों के बीच रहें, अवेलेबल रहें, हमेशा लोगों का फ़ोन उठाएं, अवेलेबल रहें, लोगों का सुख दुख में हमेशा काम आए। अब कोई भगवान भी बन जाए तो सबकी समस्या एक दिन में हल नहीं हो पाएगा। और हम लोग जिस तरह से पूरा समर्पित रहते हैं, मेरा दूसरा कोई दुनिया ही नहीं है। मैं तो 24 घंटा मेरा दुनिया बड़कागांव विधानसभा है। विधानसभा जब चलता है सत्र, तो भी सबसे ज़्यादा आप मुझे ही देखते हो कि मैं हर क्वेश्चन को लेके वहाँ पे पहुँचती हूँ। कोई भी इश्यूज है, अपने ही सरकार के ऊपर सवाल करती हैं, लेकिन धरातल पे वो चीज़ें हो नहीं पाती है। आपने अभी कौन सा चीज़ नहीं हो, अभी आपने एक मिनट, आपने अभी योगेंद्र साहु को जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, उनको ट्रांसफार्मर मैन कहा, लेकिन बिजली की व्यवस्था अभी तक बड़कागांव में ठीक नहीं हो पाई है। देखिए, बिजली की व्यवस्था से आप समझिए कि ये एनर्जी डिपार्टमेंट का, ये जो केंद्र सरकार से चीज़ें होती है, इसका फ़्लो बहुत ज़्यादा। अभी देखिए सरकार में 1,26,000 करोड़ रुपया जो झारखंड का है वो बकाया है। बिजली बिल पहले सरकार ने नहीं भरपाई की, लेकिन अभी जो है इतना ज़्यादा, मतलब बिजली बिल सारा बकाया बिजली बिल, कितने सालों का बिजली बिल अभी सरकार के माथे पे पड़ गया है। तो जो चुनौती सरकार जो झेल रही है, उस चीज़ को भी हम लोग बारीकी से समझे हैं, क्योंकि आप जिस जगह पे हैं निश्चित रूप से आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन हम जहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं, हम अच्छे से समझ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे, क्योंकि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। जो सर्वजन पेंशन एक एक व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करिए, जो 50 साल की महिलाओं को भी सर्वजन पेंशन लागू की है कि कोई भी महिला अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे, सबके खाते में पैसे जाना चाहिए। और लगातार देखिए हमेशा जन कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, सबके मांगों को पूरा किया जा रहा है। नियुक्ति हर विभाग की निकाली जा रही है। पूर्व में इतनी सारी सरकारें बनी, अभी तो 2 साल कोविड में भी सरकार जिस तरह से काम की, पूरे देश भर में झारखंड काफ़ी हाईलाइटेड रहा कि बहुत अच्छे से कोविड को हैंडल किया। उसके बाद 3 साल, अभी तो 3 साल पूरा भी नहीं हुआ है, 2 साल में जिस तरह से सारे चीज़ों को परिवर्तन, 3 बार सरकार आपकी द्वार, हर बार फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़। हम मानते हैं कि कुछ चुनौतियां हैं, और ये जब से झारखंड का जन्म हुआ है तब से जितनी सारी सरकारें आई हैं, बस झारखंड को क्या दी है ये सरकार, वो आपसे और लोगों से छुपा हुआ नहीं है। और ये सारे चीज़ इतने उलझे हुए थे, उसको सुलझाने में एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है, कैसे ये चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे हमारा राज्य सही रास्ते पे स्मूथली चले, कैसे ये सिस्टम में जो जंक लग गया है, जो चीज़ों को इतना उलझा के रख दिया गया है, उस चीज़ों को बार बार बैठ के अधिकारियों के साथ, और अधिकारियों का पूरी तरह से ईमानदारी भी नहीं मिल पाया इस सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार के आला, मतलब वो होते हैं IAS IPS, कुछ ऐसे हैं जो उनके आला केंद्र सरकार में ही है और वो उनके ही इशारे पे चलते हैं। लेकिन तो एक विकास के मुद्दे, बड़कागांव में विकास के मुद्दे पर कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है बड़कागांव के विकास की बात करने के लिए। नहीं, मैं उस पर भी बोलना चाहती हूँ कि विकास, हमने कौन सा विकास का काम नहीं किया है, कौन सा पंचायत अछूता रहा है। इतने सारे रोड हम अपने क्षेत्र में अपने कार्यकाल में बनाए हैं। मुझे 2 साल का मौका मिला विकास का काम करने का, 2 साल कोविड था, लेकिन हर पंचायत में हमने 1 दर्जन से ज़्यादा अपने जो विधायक योजना है उसको पहुंचाने का काम किया है। फिर
जितनी भी रोड है, मुझे लगता है रोड की समस्या अब बड़कागांव में ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है गिनती के 1-2 रोड बचे हुए होंगे जो रोड का समस्या इतना ज़्यादा, मेन चौक का भी रोड का समस्या था, काली मंदिर से जाओ तो उधर भी रोड का समस्या था, पानी जम जाता था। कई बार हमने टेंडर निकलवा के और वहाँ पे ऐसा काम करवाने का काम किया। छठ में तो हम खुद संभालने के लिए वहाँ पे खुद हम सफाई करने लगे, अपने घर जैसा, मतलब हम अपने बड़कागांव विधानसभा को घर मानते हैं और एक एक जगह हम खुद से जा रहे हैं, काम कैसा हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। एक उसमें अब कौन सा विकास का काम जो लेकिन विरोधी एक सवाल बोलते हैं। उसमें उठता ये है कि जिस जगह पे नाली आपने तो बनाया है, नो डाउट कि नाली आपने बनाया, लेकिन जहाँ पे उसकी निकासी कर दी गई वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग कैसे रह रहे हैं, हमारे पास वीडियो है, आप देख सकते हैं। देखिए वो चीज़ को हमें बताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ठेकेदार कैसे बना रहा है वो वहाँ के लोग, वहाँ पे ठेकेदार को उस समय मॉनिटर करने का ज़रूरत है, क्योंकि एक एक ठेकेदार के पीछे हम लग के वहाँ पे एक विधायक के लिए बहुत मुश्किल काम है कि आप रोड का टेंडर निकालने तक में जो लगता है, आपको इतना मेहनत यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाके और हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हो। एक समस्या नहीं है, 1000 समस्या होती है, 100 पंचायत है। कार्यकर्ता तो हैं वहाँ, ये कार्यकर्ता देखिए जिसका घर पे दिक्कत हो रहा है, कार्यकर्ता के नज़र पे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं जा पाती है, हर कार्यकर्ता मतलब नहीं देख पाते हैं। और जहाँ पे लोग को दिक्कत हो रहा है, जहाँ पे विधायक इतना ज़्यादा अवेलेबल है, तो वहाँ पे हर दोष मुझे देने से अच्छा होता कि मुझे वहाँ बुला लिया जाता और इन चीज़ों को देन एंड देयर ठीक करवाया जाता। ये बहुत आसान काम है कि कोई ठेकेदार गलत काम कर रहा है तो उसको हम सवाल इसके लिए किए, हम सवाल इसके लिए किए कि जब हम वहाँ जाते हैं उसको ठीक करवा सकते हो। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये ठेकेदार का काम है। जो दुकानदार हैं उनके सामने, जहाँ पे नाली की एग्जिट होती है उसके सामने जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि अमित जी देखिए कि आप यहाँ पे 5 मिनट बैठ नहीं सकते। जब हम प्रोग्राम करा रहे थे कि आप उंगली दिखा के किसी पे हमेशा बैठ के घर पे आरोप लगाते रहो। आप ये देखो कि हर किसी का जिम्मेदारी होता है, एक सिटीज़न का भी जिम्मेदारी होता है। वहाँ से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बहुत सारा शिलान्यास उद्घाटन करते हैं। अब उनके स्तर का चीज़ ये नहीं है कि राज्य में कहाँ कहाँ रोड छूट गया है या ठेकेदार भाग गया है या कुछ हो गया है। सिटीज़न को हमेशा अवेयर रहना चाहिए और ख़ास करके अगर घर के सामने कुछ हो रहा है, अगर हम इतना बड़ा काम लेके आए हैं, कहीं पे अगर कोई ठेकेदार कुछ गड़बड़ कर रहा है, गलत कर रहा है, घटिया काम कर रहा है, कई रोड में हम देखते हैं बाद में कि ठेकेदार काम करके भाग गया, रोड इतना घटिया बना दिया और मुझे कंप्लेन भी नहीं मिला है। तो हम पूरी तरह से विधायक पे छोड़ दें, विधायक के कार्यकर्ताओं पे छोड़ दें और सब सिर्फ कोसने का काम करें। एवरीवन हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पैसा घर के उनका लगा है, उनके टैक्स के पैसे से ही काम हो रहा है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस विधायक को बुला देना है, वहाँ एक मीटिंग करवा देना है, हमें या तो एक आवेदन दे देना, हम एक चिट्ठी लिख के जांच करवा देते हैं कि कैसा है। लेकिन आपके माध्यम से ये पहली बार पता चल रहा है।